नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं। बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत हिंदी साहित्य में काव्य विवेचन वाला सब्जेक्ट हमारा चल रहा था। काव्य विवेचन एवं जनपदीय भाषा साहित्य वाला विषय है ना, जो मेजर वाले बच्चों को, मैक्सिमम मेजर वाले बच्चों को, लेकिन माइनर में भी सब्जेक्ट को कभी कभार ले लिया जाता है, बट मेजर में विशेष रूप से सब्जेक्ट है। तो काव्य विवेचन एवं जनपदीय भाषा ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट हम इसके तुरंत बाद ही स्टार्ट कर देंगे। तो आज इसका सेकंड लेक्चर होने जा रहा है। इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है जिसपे हमने पूरी भूमिका तैयार की थी और पहला टॉपिक हम कवर कर चुके थे। तो आज के कॉन्सेप्ट में, दैट मीन्स कि आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं काव्य विवेचन में भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा की। और भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा के अंतर्गत हम काव्य शास्त्र के जनक पर बात करेंगे, संप्रदाय पर, इतिहास पर और प्रथम महाकाव्य पर। इन सभी कॉन्सेप्ट को पूरी बारीकी से एकदम जीरो से समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो पूरे जनक से लेकर के महाकाव्य तक की पूरी कहानी जो है पूरे एकदम आसान भाषा में मैं लूंगा। और क्या क्या इस लेक्चर में कवर करूंगा, सिर्फ 2 मिनट रुक जाइए, पहले देख लीजिए पूरे लेक्चर का प्रोफार्मा, उसके बाद में क्लास छोड़ना ही है तो उसके बाद छोड़िएगा, सिर्फ 2 मिनट रुक करके जाइएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज का सेशन आपने देख चुके हैं। इसके अलावा जो आपके अन्य विषय हैं ना, फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं या मेन और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो वो सब यहाँ प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, मिल जाएंगे इसी चैनल की। बीए के स्टूडेंट हो तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, और यूट्यूब पर कहीं और इतने विस्तार से क्लासेस मिलेगी भी नहीं, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। चैप्टर बाय चैप्टर आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। जितना कंटेंट यहाँ अवेलेबल है, यूट्यूब के इतिहास में अभी तक कोई चैनल नहीं है जो बीए का इतना कंटेंट दे रहा हो। इसके अलावा प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी, जहाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ, मॉर्निंग में सुबह 6 बजे आपको डेली करंट अफेयर के रूप में डेली न्यूज मिलती है, सुबह 6 बजे इस चैनल पर, है ना। तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में है, विजिट कर लीजिएगा। ये नोट्स क्या है, सब कुछ मैं लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा कि आईएमपी क्वेश्चंस की नोट्स आपको कैसे मिलेगी। फाउंडेशन है ना, फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट है आपके सामने, इनकी पीडीएफ स्पेशल नोट्स कैसे मिलेगी, ये सब लेक्चर के एंड में बताने वाला हूं। लेकिन फिलहाल अब करते हैं अपनी सेशन को शुरू। देखिए दोस्तों, ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूं, और सिलेबस की विशेषता मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो ये सिलेबस, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरी कहानी को, और एक बात विशेष याद रखिएगा, अगर ये सिलेबस आपके बुक से मैच नहीं हो रहा हो ना, तो ये दुविधा का अंत मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में किया था। मैंने वहां पर बहुत प्यार से समझाया था कि सिलेबस कैसे आया है, ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस से कैसे मैच होंगे, ये सारी बात मैं लेक्चर नंबर 1 में कर चुका हूं, तो अब करने का कोई महत्व नहीं है यहाँ पर। तो अब मैं जो यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों, पहला टॉपिक आपका यहाँ से कवर हो चुका था फर्स्ट यूनिट का, है ना। सेकंड यूनिट का आज सेकंड टॉपिक हम यहाँ से लेने वाले हैं, क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, यानी कि आज के इस पूरे लेक्चर में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक क्या है, भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा। इसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 में काव्य शास्त्र के जनक की, कि काव्य शास्त्र के जनक किसे माना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में। पॉइंट नंबर 2 में हम देखेंगे भारतीय काव्य शास्त्र का ऐतिहासिक विकास, यानी इसमें इतिहास के रूप में विकास कैसे हुआ है हमारे काव्य शास्त्र का। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे प्रमुख काव्य शास्त्री जो संप्रदाय रहे हैं, है ना, जितने भी काव्य शास्त्र के संप्रदाय रहे उन सभी संप्रदायों को क्रम अनुसार देखने वाले हैं। पॉइंट नंबर 4 में हम देखेंगे प्रथम महाकाव्य कौन सा है भारतीय साहित्य में। और पॉइंट नंबर 5 में भारतीय काव्य शास्त्र का क्या महत्व है, सब कुछ संक्षेप में देखने वाले हैं। पॉइंट नंबर 6 में एग्जाम टिप भी देने वाला हूं, और पॉइंट नंबर 7 में हम बात करेंगे टॉप 5 एमसीक्यूज की, जो एग्जाम में कई बार रिपीट भी किए गए हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्जेक्टिव के साथ साथ में 5 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के रूप में भी दिए जाते हैं पेपर में, है ना। तो ये सारा प्रोफार्मा, मतलब हर टॉपिक पे, जैसा कि 15 टॉपिक मैंने पूरे आपके सिलेबस में 15 टॉपिक है, 15 ही टॉपिक पर एक सेपरेट क्लासेस होगी, और इन टॉपिकों को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 15 तक, 15 तक पूरे कंप्लीट कर लेते हैं, तो इस सब्जेक्ट पर बाहर से आपको एक शब्द भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस मात्र अकेले सेशन से 90, कम से कम 90% आप लेकर आ सकते हैं। और ऐसे ही हवाबाजी में नहीं बोल रहा हूं, इसका पूरा मतलब मेरे पास में प्रोफार्मा तैयार है कि किस तरह से 2025 में मैंने इन नोट्स के माध्यम से, इन कंटेंट के माध्यम से कैसे 90% से भी ज्यादा परसेंटेज दिलवाए हैं बच्चों को, है ना। चलिए, तो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, पूरे पॉइंट नंबर 1 से 7 तक चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं सेशन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन देने वाला हूं, जो क्वेश्चन बहुत, जितने भी स्टार हो सकते उतने स्टार लगा लीजिए आप लोग। ये 3 क्वेश्चन है जो मैंने पिछली बार भी आपको मॉडल पेपर के रूप में दिए थे,
ठीक है, तो ये मॉडल क्वेश्चन है, इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं। अगर आप ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक में ये 3 क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं जाएगा। इस टॉपिक पर कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो इन 3 प्रश्नों से बाहर नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। तो ये 3 प्रश्न आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा क्लासेस को पॉज करके, या फिर डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड करके फिर नोट डाउन कर लेना। और नहीं नोट डाउन करना चाहते हो तो मैं क्लास नोट्स की पीडीएफ ना डालता ही हूं हर बार डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड करके 15 ही लेक्चरों की नोट्स डाउनलोड करके और एग्जाम्पल जैसे कि अपने एग्जाम के टाइम पर रिविजन के लिए संभाल के रख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए तो अब करते हैं शुरू अपनी क्लासेस का। दोस्तों सबसे पहले तो हम आज के इस टॉपिक का एक छोटा सा ना एक भूमिका तैयार कर लें ताकि टॉपिक हमको थोड़ा आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, दरअसल जो हम अब डायरेक्टली हम जनक पर बात करेंगे है ना, उसके इतिहास की बात करेंगे तो थोड़ा सा है ना कंफ्यूजन वाला हो जाएगा। तो पहले थोड़ी सी हम इसके बेसिक की बात कर ले, भूमिका की बात कर ले, ताकि जैसे मैंने आपको कहा ना कि जीरो से बिल्कुल हम टॉपिक को लेकर के चलेंगे। जिनका साहित्य सब्जेक्ट नहीं भी रहा है उनको भी बहुत आसानी से समझ आने वाला टॉपिक। देखिए दरअसल भारतीय काव्य शास्त्र की अगर जब हम बात करें, अब यहां पेन लेना पड़ेगा मुझे, चलिए हाइलाइटर ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय काव्य शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो जो भारतीय काव्य शास्त्र है ये क्या है, तो अब एक यहां पर ये समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि भारतीय काव्य शास्त्र जो है ना, जैसे मैंने कल वाले सेशन में बहुत अच्छे से समझाया था आप लोगों को है ना, कि काव्य क्या है और कविता क्या है। जब आपने वहां डिफरेंस देखा था तो आपने काव्य को एक महासागर के रूप में देखा था, लेकिन इस महासागर से ऊपर भी तो कुछ हो सकता है ना। तो याद रखना भारतीय काव्य शास्त्र जो है ये हमारा जो भारत का या कहें कि जो हमारा प्राचीन और समृद्ध जो साहित्यिक परंपरा रही है ना, उसका एक अंग है, उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। जो भी हमारी प्राचीन या समृद्ध परंपरा रही है साहित्य के रूप में, उस साहित्यिक परंपरा का ये काव्य शास्त्र एक छोटा सा या कहे कि एक महत्वपूर्ण, छोटा है लेकिन एक महत्वपूर्ण अंग है। और इस काव्य शास्त्र का उद्देश्य की अगर हम बात करें, मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है कविता हो या हमारे गद्य की कोई सी भी विधा हो, उसके स्वरूप सौंदर्य है ना, स्वरूप सौंदर्य प्रभाव या रसात्मक आनंद को समझाना ही इसका परम उद्देश्य होता है, परम लक्ष्य होता है। फिर से रिपीट कर दूं, भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा भारत की प्राचीन और समृद्ध साहित्यिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है। काव्य शास्त्र का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है वो है हमारी कविता के स्वरूप सौंदर्य प्रभाव और रसात्मक आनंद को समझाना, यानी किस प्रकार से साहित्य को पढ़ते समय हमें रसों की प्राप्ति होती है और उन रसों से हमें किस प्रकार से आनंद प्राप्त होता है, इस महत्व को समझाना ही काव्य शास्त्र का प्रमुख लक्ष्य है या उद्देश्य है। तो यहां पर जो है ना भारतीय विद्वानों ने कई बार स्पष्ट करने का प्रयास भी किया है और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में भी कहा है कि जो हमारा काव्य है वो सिर्फ एक शब्दों का जाल नहीं है, वो सिर्फ एक शब्दों का जाल नहीं है, बल्कि उसमें भावना होती है, उसमें कल्पना सौंदर्य अनुभूति का भी विशेष स्थान होता है। इसीलिए इस परंपरा ने कवियों को नियमों और सिद्धांतों के माध्यम से परखने की व्यवस्था भी दी है। तो ये काव्य सिर्फ यूं ही नहीं है कि बस चल रहा है, बल्कि इसे कुछ नियम और सिद्धांतों के माध्यम से हम यानी कि कुछ कवि इसको परख भी सकते हैं, जो परखने के लायक है, जिनको गहरा अनुभव इस फील्ड का, इस क्षेत्र का, वो इसे सिद्धांतों के माध्यम से परख भी सकते हैं। तो कहने का कंप्लीटली अगर मैं अर्थ की बात करूं तो भारतीय साहित्य कला की अगर हम बात करें या भारतीय काव्य शास्त्र की अगर हम बात करें तो हमारी जो समृद्ध परंपरा रही है साहित्यिक क्षेत्र में, उसका एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसका उद्देश्य होता है कि हमारी जो गद्य की विधाएं हैं उन विधाओं के स्वरूप सौंदर्य प्रभाव को समझाना और उससे प्राप्त रस से प्राप्त आनंद को जो है हम समझ पाए, यही हमारे काव्य शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य होता है। और समय समय पर हमारे भारतीय विद्वानों ने इनको समझने का भी प्रयास किया है। क्लियर है? तो आइए अब जिन पॉइंटों की मैंने शुरुआत में बात की थी, अब उन पॉइंटों पर वन बाय वन करके आगे बढ़ते हैं। दरअसल काव्य शास्त्र के जनक कौन है, तो जिन दोस्तों ने पढ़ रखा है, जिनको पता है, उनके लिए भी कहूंगा और जिनको नहीं पता उनसे भी कहूंगा, क्लास में एक बार फोकस हो जाइए, जीवन में कभी भूलोगे नहीं। दरअसल भारतीय काव्य शास्त्र के जनक की जब भी बात आती है तो पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था है ना कि इन भारतीय काव्य शास्त्र के जनक भरत मुनि को माना जाता है, भरत मुनि है। और भरत मुनि ने ही जो है यहाँ पर भरत मुनि को काव्य शास्त्र का जनक माना जाता है और इन्होंने ही नाट्य शास्त्र की रचना की थी। कौन विद्वान है भाई, ओ हो
एक सेकेंड, चलिए। तो भरत मुनि ने किसकी नाट्य शास्त्र, ये ध्यान रखना आगे एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से ना। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की और इसी नाट्य शास्त्र में रस के सिद्धांत को भी समझाया गया। ये तीन बातें आपस में याद रखिएगा। काव्य शास्त्र के जनक भरत मुनि, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की और इन्होंने इस नाट्य शास्त्र में ही रस सिद्धांत को समझाया, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नाट्य शास्त्र में रस को उन्होंने काव्य और नाटक की आत्मा बताया है। काव्य और नाटक की आत्मा किसको? रस को। कहने का अर्थ क्या है कि काव्य और नाटक में अगर रस ना हो तो ये काव्य और नाटक बिना आत्मा के शरीर की तरह हो जाएगा। जैसे शरीर के लिए आत्मा जितनी जरूरी है उतनी ही काव्य या नाटक के लिए रस आवश्यक है। उनके अनुसार स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन सभी के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। जब हम कोई काव्य पढ़ रहे होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं, है ना, श्रोता है या पाठक है, तो उस विषय में या उस काव्य में जब तक स्थायी भाव ना हो जिससे हम उससे जुड़े रहें, बंधे रहें, विभाव, अनुभाव या संचारी भाव ना हो, तो वहां से रस नहीं होगा, रस नहीं मिलेगा। और जब रस नहीं मिलेगा तो हमें उस काव्य से अरुचि पैदा हो जाएगी। जबकि काव्य का प्रथम लक्षण ही यह है कि वह रस प्रधान हो। जब तक उसमें रस की अनुभूति नहीं होगी तब तक कोई भी श्रोता या कोई भी पाठक उस काव्य से दूर भागेगा, उसकी ओर आकर्षित नहीं होगा। लेकिन हमारे भारतीय काव्य की एक बड़ी विशेषता यही है कि चाहे गद्य की कोई सी भी विधा हो, चाहे कोई सा भी काव्य हो, उस काव्य में रस की प्रधानता जरूर होती है। और जिस नाट्य शास्त्र की हम बात कर रहे हैं, जिसका प्रतिपादन यहां पर भरत मुनि ने किया था, उसमें 9 प्रकार के रसों का प्रतिपादन भी इन्होंने ही किया। 9 प्रकार के रस इन्होंने ही बताए थे। जी हाँ, नाट्य शास्त्र में ही 9 रसों को बताया गया, जिनमें श्रृंगार, बीज, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक, विभत्स और अद्भुत और शांत रस। ये 9 रस हैं। यही 9 रस कहां पर बताए गए थे? रस सिद्धांत के तहत नाट्य शास्त्र में बताए गए थे। ये बात याद रखिएगा। भरत मुनि के इस रस सिद्धांत ने जो है आगे चल करके संपूर्ण भारतीय काव्य शास्त्र को दिशा प्रदान की। आप सोचिए ना कि हिंदी काव्य शास्त्र से अगर रस वाले पार्ट को हम हटा दें तो वाकई में एक बोरिंग विषय हो जाएगा, बोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, हम इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। और लेकिन जब भी हम साहित्य को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हिंदी साहित्य को जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसके और हमारा एक विशेष लगाव होता है, हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? यही 9 रस। इन काव्य में ये 9 रस, जिसमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन चारों का योग है ना, चारों का सम्मेलन होता है। जब ये चारों संयुक्त रूप से मिलते हैं और रस की उत्पत्ति करते हैं, तभी हमारा जो आकर्षण होता है ना, हमारे जो कहें कि हमारी जो भावनाएं, इच्छाएं होती है, वो रस की ओर आकर्षित होने लगती है। ठीक है, तो याद रखिएगा भरत मुनि ने रस सिद्धांत को जो है आगे चलकर जो इन्होंने जो सिद्धांत दिया, रस का सिद्धांत, ये हमारे काव्य शास्त्र को दिशा दिखाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जिसमें बात की थी हमने इसका ऐतिहासिक विकास किस प्रकार हुआ, मतलब इसका विकास कैसे हुआ। तो इतिहास की ओर अगर आगे चले, भारतीय काव्य शास्त्र के ऐतिहासिक विकास की बात करें तो यहां पर कुछ पॉइंटों के माध्यम से, है ना, कुछ संस्कृतियों के माध्यम से मैं आगे क्रम अनुसार बताऊंगा कि कैसे कैसे इसका आगे विकास हुआ, वो कैसे ये जो है हमारे आधुनिक जगत का एक हिस्सा बना। भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास वैदिक काल से आरंभ होकर के, एक मिनट देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र का जो इतिहास रहा है यह हमारे वैदिक काल से, कब से? वैदिक काल से आरंभ होकर के संस्कृत काल तक आया और फिर आधुनिक काल तक आया। ठीक है, ये 3 काल आप लोगों को याद रखना है। कहां से शुरुआत होती है भारतीय काव्य शास्त्र की? वैदिक काल से, और फिर वो आता है संस्कृत काल और फिर आधुनिक काल तक। ठीक है, तो वैदिक काल में काव्य का उद्देश्य क्या हुआ करता था? देवताओं की स्तुति करना। देवताओं की स्तुति प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था। उसके बाद में संस्कृत काल तक, वैदिक काल से संस्कृत काल में पहुंचा काव्य शास्त्र का, है ना, विकास। तो संस्कृत काल तक आते आते काव्य शास्त्र का जो है ये व्यवस्थित विकास होना प्रारंभ हो चुका था। ये क्रम आप लोगों को याद रखना। देखिए, वैदिक काल में देवताओं की स्थिति को ही हमने काव्य का उद्देश्य मान लिया था कि इस काव्य का उद्देश्य क्या है? देवताओं की स्तुति करना। लेकिन फिर संस्कृत काल तक थोड़ा और आगे आया, आगे संस्कृत काल तक पहुंचे, तो संस्कृत काल तक जो है लगभग कह सकते हो कि काव्य शास्त्र का जो विकास था वो थोड़ा व्यवस्थित क्रम में होना प्रारंभ हो गया।
लेकिन इसको और अच्छे ढांचे में या कहें कि विकास के ढांचे में ढालने वाले थे आचार्य भामा। जी हाँ, संस्कृत काल के आगे चल करके आचार्य भामा ने काव्यालंकार में अलंकार को काव्य का प्रमुख तत्व माना। किसको? अलंकार को। ठीक है, तो काव्य में अलंकार को काव्य का प्रमुख तत्व बना दिया, मतलब उसको अलंकार को एक प्रमुख हिस्सा बना दिया। जैसे भरत मुनि ने रस को उसका हिस्सा बनाया था, उसी प्रकार से आचार्य भामा ने अलंकार को काव्य का हिस्सा बना दिया। अलंकार जैसे हमारे शरीर पर आभूषण है ना। उसके बाद में फिर विकास हुआ इसका आगे दंडी आचार्य। दंडी ने काव्यादर्श में गुण और शैली पर बल दिया। किस पर? गुण और शैली पर। ये प्रमुख पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम में आते हैं, इस प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। एक आचार्य है दंडी, इन्होंने काव्य के विकास में किस प्रकार से सहयोग दिया? तो गुण और शैली पर इन्होंने बल दिया था। आचार्य भामा ने अलंकार को प्रमुख अंग बनाया, किसका? काव्य शास्त्र का। उसी प्रकार से आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसका? ध्वनि सिद्धांत का, है ना। ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसमें व्यंजना को काव्य की आत्मा माना गया। व्यंजना को, ठीक है, व्यंजना को काव्य की आत्मा माना गया। क्लियर है? उसके बाद में कुंतक ने वक्रोक्ति सिद्धांत दिया। वक्रोक्ति, ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये मत सोचिएगा मैं बहुत सटीकता से बस आगे बढ़ते जा रहा हूं, नहीं। मैंने क्या कहा था? स्टेप बाय स्टेप। 15 लेक्चर है ना, 15 ही लेक्चर में हर एक कॉन्सेप्ट को आप पूरी बारीकी से समझ लोगे जितनी आपको आवश्यकता है। हाँ, मैं पहले ही बता चुका हूं कि बहुत ज्यादा पीएचडी के मामले में तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं कि पीएचडी है ना इसके माध्यम से हो जाएगी, इतना रिसर्च नहीं करेंगे। बट आपका बीए थर्ड ईयर में जो आपने साहित्य लिया है, तो उस साहित्य के अनुसार कितना कंटेंट देना है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो आपको फिलहाल तो जो है ना, ये जो विकास का जो मैंने क्रम बता रहा हूं आप लोगों को, ये क्रम आप लोगों को याद रखना है। वैदिक काल, उसके बाद संस्कृत काल, आचार्य भामा, दंडी, है ना, आनंदवर्धन। अब इन्होंने क्या क्या विशेषताएं इनकी रही है, मतलब क्या क्या इन्होंने योगदान दिए हैं इसके काव्य शास्त्र के विकास में। मम्मट ने क्या किया दोस्तों? तो काव्य प्रकाश के माध्यम से पूर्ववर्ती सिद्धांतों का समन्वय किया। इसके पहले के जितने सिद्धांत थे उन सभी का समन्वय किया मम्मट ने। ठीक है, तो मम्मट तक के विकास को जो है इस क्रम में जोड़ा जाता है, ऐतिहासिक विकास के क्रम में। तो इस प्रकार भारतीय काव्य शास्त्र का विकास निरंतर और क्रमिक रूप से हुआ है, एकाएक नहीं हुआ। ठीक है ना। तो ये क्रम मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को, ये क्रम आप लोगों को समझ आया होगा। देखिए यार, अगर आप डायरेक्टली साहित्य पर मूव करके आए हैं ना, है ना, साइंस या कॉमर्स सब्जेक्ट विषय से, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहां पर आएगी जरूर। लेकिन जैसे ही आपका इसमें मन लगने लगेगा ना, तो आप इसे दूर नहीं हट पाओगे, ये सच है। तो थोड़ा सा है ना प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अगर कंफ्यूजन आ रही है ना, तो एक बार उतना ही पार्ट, ये पॉइंट नंबर 2 का जो पार्ट है, इतना सा वीडियो को रिवाइज करें और एक बार फिर से देखें। आपको बिल्कुल 100% आपको अच्छे समझ आ जाएगा, याद हो जाएगा आप लोगों को। रटना कुछ भी नहीं, रटने जैसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पर, नाम के साथ में उनकी विशेषताओं को याद रखना है बस, है ना। चलिए अगले पॉइंट की ओर मूव करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा प्रमुख काव्य शास्त्रीय संप्रदाय। अब जो है यहाँ पर जिस तरह से हमने विकास का क्रम देखा, उसी तरह से अब हमको यहाँ पर कुछ संप्रदाय देखने पड़ेंगे। यहाँ लगभग 6 प्रकार के संप्रदाय हमें, है ना, काव्य शास्त्रीय संप्रदाय जो है वो 6 प्रकार के संप्रदाय हैं। उन संप्रदायों को हमें थोड़ा सा यहाँ पर रखना पड़ेगा। कौन कौन से हैं? 6 संप्रदाय की आपके सामने लिस्ट रही है। कौन कौन से? सबसे पहले अलंकार संप्रदाय। अलंकार, रीति, गुण, ध्वनि, वक्रोक्ति और रस। बस इतना याद रखिए, अलंकार, रीति, गुण, ध्वनि, वक्रोक्ति और रस, ये 6 संप्रदाय हैं। किसके हैं? काव्य शास्त्र के 6 संप्रदाय हैं। इन 6 संप्रदायों को आइए थोड़ा सा डिटेल में हम आगे समझते हुए बढ़ते हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हमसे छूटे नहीं। देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र में जितने भी संप्रदाय रहे, संप्रदाय मतलब सिद्धांत है ना, जितने भी संप्रदाय विकसित हुए हैं, उनका उद्देश्य काव्य के सौंदर्य के मूलभूत को, है ना, मूल तत्व को स्पष्ट करना है। भाई काव्य शास्त्र के मूल तत्व कौन कौन से हैं, काव्य के सौंदर्य के मूल तत्व कौन कौन से हैं, इन तत्वों को स्पष्ट करना ही इन सिद्धांत या इन संप्रदायों का विशेष लक्षण रहा है या मुख्य उद्देश्य रहा है। कितने? 6 संप्रदाय मैंने आपको बताए स्टार्टिंग में। 6 संप्रदाय में से सबसे पहले अलंकार संप्रदाय। क्या मतलब इसका? तो दोस्तों याद रखिएगा, भामा और दंडी, 2 आचार्यों के नाम है ये, भामा और दंडी, है ना, इनके द्वारा इसे ये प्रतिपादित किया गया अलंकार संप्रदाय, है ना। अलंकार संप्रदाय भामा और दंडी आचार्य के द्वारा प्रतिपादित किए गए अलंकार को काव्य का मुख्य धारा माना गया। अब चूंकि, अब यह ध्यान रखिएगा, जिस तरह से भरत मुनि ने रस का उत्पादन किया था,
रस की उत्पत्ति के लिए सिद्धांत दिया था। तो उन्होंने काव्य का प्रमुख अंग किसको माना? आत्मा माना था उन्होंने, तो है ना, किसको? रस को। अब चूंकि यहां पर जो है भामा और दंडी आचार्यों ने अलंकार संप्रदाय का प्रतिपादन किया, तो ये काव्य का प्रमुख अंग मानेंगे अलंकार को, रस को द्वितीय तृतीय अंग मान लेंगे, लेकिन प्रथम अंग किसको मानेंगे? अलंकार को ही मानेंगे, है ना। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उसी प्रकार से रीति संप्रदाय में जो है वामन आचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया इसको, और काव्य की शैली और भाषा विन्यास पर यहां बल दिया गया। काव्य की शैली और भाषा विन्यास, है ना भाई, शैली अच्छी हो, भाषा एकदम आसान हो, है ना, आम बोलचाल वाली भाषा हो, ताकि प्रत्येक व्यक्ति उसको समझ सके, तभी तो उसका आनंद ले पाएगा। ठीक है, तो अलंकार संप्रदाय नंबर 1 में भामा और दंडी आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसमें अलंकार को महत्व दिया गया। रीति संप्रदाय में वामन आचार्य के द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसमें शैली और भाषा विन्यास पर बल दिया गया। गुण संप्रदाय की बात करें तो गुण संप्रदाय जो है काव्य के गुणों जैसे माधुर्य, ओज और प्रसाद पर जोर दिया गया इसमें, है ना। तो जो काव्य के गुण है, काव्य के जो गुण होते हैं उन पर जोर दिया गया। गुण जैसे काव्य का एक गुण माधुर्य होता है, ओज प्रसाद, है ना, ओज प्रसाद, इसे गुणों पर यहां जोर दिया गया। ध्वनि संप्रदाय की बात करें तो आनंदवर्धन के द्वारा प्रतिपादित व्यंजित अर्थ को काव्य की आत्मा, व्यंजित अर्थ को, है ना, व्यंजन को, दैट मींस व्यंजन को हमने पिछली स्लाइड में भी तो देखा था। आनंदवर्धन ने क्या किया था? ध्वनि सिद्धांत दिया था। तो ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत जो है व्यंजना को उन्होंने महत्वपूर्ण माना काव्य के लिए। उसी प्रकार से वक्रोक्ति संप्रदाय की जब बात करें तो कुंतक द्वारा प्रतिपादित कथन की अनोखी शैली को महत्व दिया गया। वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक आचार्य के द्वारा प्रतिपादित हुआ, और कथन की जो शैली है, कथन की, है ना, जो शैली है उसको अत्यधिक महत्व दिया गया। तो यहां पर अलग अलग संप्रदाय मतलब सिद्धांत, तो ये सिद्धांत देने वाले आचार्य अलग अलग हैं, और जिस आचार्य ने जो सिद्धांत दिया उसके विशेष गुणों पर उन्होंने बल दिया। अब यहां पर आपको याद क्या रखना है कि संप्रदाय का नाम, उस संप्रदाय को प्रतिपादित किसने किया? उस आचार्य का नाम, और इसके अलावा उस संप्रदाय की विशेषता क्या है, मतलब उस संप्रदाय में किस बात पर बल दिया गया है। जैसे अलंकार में अलंकार को, है ना, महत्व दिया गया। रीति संप्रदाय में भाषा शैली को महत्व दिया गया। गुण संप्रदाय में काव्य के गुणों को महत्व दिया गया। ध्वनि संप्रदाय में व्यंजना को महत्व दिया गया। वक्रोक्ति जो संप्रदाय रहा है उसमें शैली को, ना, जो कथन की जो शैली होती है उस शैली पर बल दिया गया। वही रस सिद्धांत में क्या होगा? भरत मुनि ने किसको महत्व दिया था? रस को, है ना। काव्यानंद को सर्वोपरि माना, काव्यानंद, और काव्यानंद कहां से मिलता है? रस से मिलता है। तो भरत मुनि के द्वारा प्रतिपादित, लेकिन काव्यानंद यानी कि रस को सर्वोपरि माना गया। इसमें काव्य को, इसकी रस को जो है काव्य की आत्मा माना गया था। तो इस सभी संप्रदायों के मिलकर के भारतीय काव्य शास्त्र को एक समृद्ध बनाया, इन सभी संप्रदायों ने मिलकर के। तो अब हमारे काव्य शास्त्र में ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई एक सिद्धांत मौजूद है, बल्कि भारतीय काव्य शास्त्र में ये सारे सिद्धांत समाहिक या समग्र रूप में पाए जाते हैं। सारे सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र में है, जो हमारे भारतीय काव्य शास्त्र को अन्य शास्त्रों से अनूठा बनाते हैं। बात समझ आ रही ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 में, भारतीय साहित्य का प्रथम महाकाव्य की। भारतीय साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऐसे बता दूं, रामायण। ठीक है, प्रथम महाकाव्य रामायण है। आगे और भी कई महाकाव्य रहे हैं, लेकिन प्रथम महाकाव्य कौन सा रहा था? रामायण। तो इसमें से क्या क्या पढ़ना है आपको, कितना याद रखना है, उसको और जान लीजिए आप लोग। देखिए, भारतीय साहित्य का प्रथम महाकाव्य की बात करें तो वो रामायण को माना जाता है। और रामायण के रचयिता कौन है दोस्तों? तो महर्षि वाल्मीकि। याद रखिएगा, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण रचित की गई थी। तो प्रथम महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, है ना। तो रामायण को आदि काव्य या वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया और आप लोग बता नहीं पाए। आदि काव्य किसे कहा जाता है? जैसे प्रथम महाकाव्य कौन सा है? रामायण। आदि महाकाव्य कौन सा है या आदि काव्य कौन सा है? रामायण। आदि, तो आदि काव्य रामायण है, तो आदि कवि कौन होंगे? वाल्मीकि होंगे, है ना। उसी प्रकार से रामायण में आदर्श जीवन, मर्यादा, करुणा और धर्म का बहुत ही सुंदर चित्रण दिखाया गया है। रामायण में आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए, मर्यादा में रहते हुए व्यक्ति को किन नियमों का पालन करना चाहिए, करुणा का भाव या स्तर कितना होना चाहिए, है ना, धर्म
किस प्रकार का होना चाहिए, क्या धर्म होना चाहिए, इन सब का एक समग्र चित्रण, बहुत ही सुंदर चित्रण रामायण में देखने को मिलता है, वो संभवतः आप सभी को पता भी है। इसके बाद महाभारत जैसे विशाल महाकाव्य की रचना हुई जिसने भारतीय साहित्य को और अधिक विस्तार दिया, है ना। महाकाव्य कौन सा? महाभारत, है ना। महाभारत भी महाकाव्य है ना, विशाल महाकाव्य। तो इस प्रकार से क्रम अनुसार धीरे धीरे जो है भारतीय साहित्य आगे बढ़ता गया, अपने समृद्धशाली जो प्राचीनता थी उसको बनाए रखा, और आधुनिक काल में भी ये जो है इसी प्रकार से अपनी मर्यादा में जो है मर्यादा के साथ बढ़ी रहा है, और लोगों की रुचियां जो है इसकी ओर आकर्षित हो रही है। इसी प्रकार से अगर बात करें पॉइंट नंबर 5 में, तो भारतीय काव्य शास्त्र के महत्व की संक्षेप में आई, जरा इसका महत्व भी समझ लेते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र का महत्व क्या है, वैसे तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन संक्षेप में कुछ पंक्तियां यहाँ पर है ताकि आप एग्जाम में कुछ आंसर राइटिंग कर पाए, क्योंकि एक हिंट देना आपको जरूरत होती है खाली बस। एग्जाम टाइम पे जब आप रिवीजन लगाते हो ना, तो आपको सिर्फ एक हिंट चाहिए होती है कि यार किस ओर जाना है। एक छोटी सी हिंट मिल जाती है ना, फिर तो आप जो है धड़ धड़ पेन की इंक सारी खत्म कर देते लिखते लिखते। आपको हिंट मिलना चाहिए, और वो जो हिंट होती है ना, उसी को तो हम बुलेट पॉइंट कहते हैं, वही बुलेट पॉइंट है। अगर आपको वो पॉइंट याद है या कहानी की शुरू करना आपको याद है, तो बिल्कुल आप उस कहानी को उसी ले के साथ में, उसी तुक, उसी छंदों के, उसी रस के साथ में कहानी को आप आगे विस्तारित कर पाओगे। लेकिन आपको शुरू करना आना चाहिए, वो शुरू करने के लिए जो स्टार्टअप होता है ना, वही मैं यहाँ पर देकर जा रहा हूँ आप लोगों को। तो भारतीय काव्य शास्त्र का महत्व में आप क्या लिख सकते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र ने कवि को, माफ कीजिए, कविता को केवल मनोरंजन का साधन नहीं माना, बल्कि भावात्मक और आत्मिक अनुभूति का माध्यम भी माना है। क्या? भारतीय काव्य शास्त्र ने कविता को मात्र मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि भावनात्मक और आत्मिक अनुभूति का माध्यम भी माना है, क्योंकि प्रत्येक साहित्य, प्रत्येक काव्य हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है, और जो हमारी आत्मा की अनुभूति को परिलक्षित करता है। इस परंपरा ने साहित्यिक आलोचना को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इस परंपरा ने साहित्यिक आलोचना को सुदृढ़ आधार प्रदान किया, और आज भी हिंदी साहित्य की आलोचना में इसके सिद्धांत उपयोगी है। जी हाँ, आलोचना को कभी गलत ना समझे, है ना। आलोचना भी उसी प्रकार से उसको और सुदृढ़ करने की भूमिका निभाती है। जी हाँ, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है छोटा सा, जिसमें हमने बात की भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा की। अब बेसिकली परंपरा तो आपने 6 परंपराएं देखी है, लेकिन उस परंपराएं के आगे आपको और क्या पढ़ना था, उसके पीछे क्या पढ़ना था, ये बहुत मायने रखता है। किताबों में इतना इस प्रकार से नहीं मिलेगा आपको, किताब में पूरे स्टोरी वाइज दे दी जाएगा, पढ़ोगे लेकिन सब कुछ पूरा छू हो जाता है। लेकिन हाँ, अभी लेक्चर देखने के बाद में अगर अब आपकी किताब से ये टॉपिक पढ़ोगे ना, तो पहली रीडिंग में आपको सारा टॉपिक समझ आएगा। नहीं यकीन होना, एक बार किताब उठा करके देख लीजिए, 15 से 20 मिनट में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चाहे कोई सी भी किताब से आप पढ़ रहे हो, इसी टॉपिक को खोलिए, वहां से पढ़िए, पूरा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम टिप्स की। अब मान लो कि जो 3 क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में आपको दिए थे, अब वो 3 क्वेश्चनों में से कोई क्वेश्चन अगर आपका आ जाता है एग्जाम में, यानी कि इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो अब आप आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, है ना। तो पॉइंट टू पॉइंट में बता रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, उत्तर की शुरुआत परिभाषा से करनी है। याद रखिएगा, परिभाषा से करनी उत्तर की शुरुआत, परिभाषा से करनी है। ठीक है, भूमिका के रूप में परिभाषा आप देंगे, और उस परिभाषा में क्या करेंगे, आप कुछ आचार्यों के नाम लिख देंगे, है ना। आचार्य के द्वारा दी गई परिभाषा का नाम लिख दीजिए। जैसे भरत मुनि को काव्य शास्त्र का जनक के रूप में वहां पर उल्लेखित कर दीजिए, परिभाषा में, स्टार्टिंग में ही, भूमिका के रूप में ही। तो एग्जामिनर पे एक अलग ही इफेक्ट पड़ेगा, है ना। इसके बाद में 3-4 प्रमुख संप्रदायों का नाम लिख दे। अब अगर आपको पूरे 6 संप्रदाय, अब वैसे तो मैं आपको 6 संप्रदाय लेके जा रहा हूं, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया किस तरह से उनको याद रखना है, तो आसानी से अगर आपने 3-4 की जगह 6 पूरे संप्रदाय अगर रख दिए ना, समझ जाओ आपका काम हो गया। और जितनी विस्तारित मैंने दी है, या तो 1-2 पंक्ति में लिखा हुआ है, लेकिन आप फुल विस्तार के साथ में आप उसको हेडिंग दीजिए, 1-2 पंक्ति या 4-5 लाइनों में आप जो हर संप्रदाय की विशेषताओं को बता दीजिए, है ना। इसके बाद में रामायण को प्रथम महाकाव्य के रूप में, है ना, स्पष्टता उल्लेख कीजिए, स्पष्टता उल्लेख कीजिए। अंत में महत्व और निष्कर्ष दे दीजिए, जो महत्व मैंने बताया है ना, महत्व को या उसे निष्कर्ष के रूप में आप उसको लिख सकते हैं, महत्व को।
उत्तर को शीर्षक, उपशीर्षक और सरल भाषा में लिखना चाहिए। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाली लाइन आखिरी वाली। जब आप आंसर लिखते हैं ना तो पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। पॉइंट होगा पर उसका सब पॉइंट होगा, उसका भी सब पॉइंट हो सकता है ना। शीर्षक, उपशीर्षक, वो जितना आसान भाषा हो सके ना उतनी आसान भाषा में, लेकिन याद रखिएगा उसकी जो प्रभावशीलता है शब्दों की वो बनी रहनी चाहिए, है ना। अपनी भाषा और आसान भाषा, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो शीर्षक जो है ना, उपशीर्षक, शीर्षक, उपशीर्षक मतलब पॉइंट और सब पॉइंटों में तो आप लिखेंगे, उसकी जो लैंग्वेज, जो भाषा होती है ना, वो इजी होना चाहिए। और अगर आप ये सारा प्रोफार्मा, अगर आप इस टॉपिक के अंदर, मैं दूसरे टॉपिक की नहीं बात कर रहा हूं, इसी टॉपिक की बात कर रहा हूं, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे आंसर राइटिंग करनी है उसका 15 लेक्चर, हर 15 लेक्चर में मैं आपको हर टॉपिक की एग्जाम टिप देता चलूंगा कि आपको इस टॉपिक में किस तरह से आंसर राइटिंग करनी है। क्लियर है? तो सबसे पहले आप परिभाषा से शुरुआत करेंगे एक भूमिका के रूप में, और उसी भूमिका के तहत जो है एक या दो आचार्यों का नाम उल्लेखित कर देंगे और उन्होंने क्या कहा ये बता देंगे। उसके बाद में अगर संप्रदाय आपसे पूछा गया है तो पूरे 6 संप्रदाय, है ना, हर संप्रदाय पे दो तीन लाइनों में उसको डिस्क्राइब कर दीजिएगा। वो जब संप्रदाय की आप बात करोगे तो एक प्रथम महाकाव्य जो रहा है रामायण, उसका उल्लेख जरूर करेंगे आप लोग। और आखिरी में फिर आप निष्कर्ष के रूप में जो मैंने महत्व वाला पक्ष बताया है आपको वो आप लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो चलते हैं। और हाँ, एक बात और है जो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि 5 हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, तो आइए फटाफट इनको भी देख लेते हैं जरा। अब इतना कुछ डिस्कस कर लिया तो अब इनका आंसर आप बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र के जनक किसे माना जाता है, तो ये मैं आप, है ना, बताने की जरूरत ही नहीं है, अब आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भरत मुनि ने, भरत मुनि। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि रस सिद्धांत का प्रतिपादन किस ग्रंथ में किया गया। पहली बात तो रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने था, तो भरत मुनि ने ही किया था। किस में किया था, कौन से ग्रंथ में किया था, नाट्य शास्त्र में। पहली स्लाइड में तो हमने देखा था, है ना, कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की का प्रतिपादन किया और उस नाट्य शास्त्र में ही क्या किया था, रस सिद्धांत दिया था, जिसमें कितने रस बताए थे, 9 रस बताए थे, है ना। ऑप्शन यहां पर भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उसी तरह से अगला प्रश्न है आपके सामने, ध्वनि को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने माना। ध्वनि को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने माना था। अब यहां संप्रदाय की बात आ गई है कि किस संप्रदाय का प्रतिपादन किस आचार्य ने किया और किस संप्रदाय में किसे महत्व दिया गया। कुंतक, वामन, मम्मट या आनंदवर्धन। दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, आनंदवर्धन ने अपने संप्रदाय में जो है ध्वनि को जो है प्रमुख महत्व दिया था, प्रमुख ध्वनि पर प्रमुख बल दिया था, है ना, आनंदवर्धन। यहां पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। नहीं याद आ रहा ना, एक बार रिवाइज कर लीजिए लेक्चर को, आपको अच्छे विस्तार से मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, रामायण है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। अगला और आखिरी प्रश्न है, बकरोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। बकरोक्ति संप्रदाय के कौन थे, भामा, कुंतक, दंडी या मम्मट, कौन थे, बकरोक्ति संप्रदाय। यहां पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, कुंतक। कौन, आचार्य कुंतक। तो इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन, इनका भी आप रिवीजन एग्जाम टाइम पे लगाएंगे, है ना, ताकि, क्योंकि हर टॉपिक से हम 5-5 क्वेश्चन लेंगे एमसीक्यूज में, और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं उनमें से ही आपके 5 क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो अब कल वाला सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, जिन दोस्तों ने बाद में ज्वाइन की क्लास को, मैं उनसे निवेदन करूंगा लेक्चर को शुरू से ही देखा करें, अगर आपको पूरा टॉपिक समझना है तो। और बाकी टाइम पास करने आए हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। तो कल वाले सेशन देखिए, अब जब तक यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही है जिसमें 1 और 2 को हम आज तक कंप्लीट कर चुके हैं, कल वाले सेशन में हम इस काव्य प्रयोजन वाले तीसरे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, काव्य प्रयोजन। कल मतलब अगली क्लास जब भी होगी, मतलब कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, क्योंकि अभी 1 बाय 1 क्लासेस आ रही है। तो कल हो सकता है फर्स्ट ईयर में व्यक्तित्व विकास वाली क्लास मिले ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली। तो इस प्रकार से क्लासेस थोड़ी सी अभी, है ना, मैंने जो कोशिश कर रहे हैं एक दिन में 2 क्लास मिलने लगेगी, तो आपको एक साथ चालू कर देंगे। तो काव्य प्रयोजन अगला क्लास का मुद्दा होगा हमारा। अच्छा, नोट्स के बारे में आपको बता दूं, आईएमपी क्वेश्चन आंसर्स की नोट्स 2026 के एग्जाम के लिए, मॉडल पेपर जो मैं फरवरी में देने वाला हूं, मॉडल पेपर, लेकिन उसकी आंसर शीट अवेलेबल है आपके पास में। आंसर शीट आप ले सकते हैं, क्वेश्चन आंसर, ठीक है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है, पूरी कस्टमाइज नोट्स है ये 2026 के एग्जाम के लिए। इसमें 15 दीर्घ प्रकृति के और 10 लघु प्रकृति के क्वेश्चन है, और उनके नीचे जस्ट उनके आंसर भी दिए गए हैं, आसान भाषा में है और एक व्यवस्थित तरीके से है।
लेकिन दोस्त यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये नोट्स जो है ना, ये आपको उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत पड़ेगी इन नोट्स के लिए, है ना। आईएमपी नोट्स के लिए ये पुराने स्टूडेंट मेरे जानते भी हैं, ये मेरी पीपीटी टीम के लिए होते हैं जो इस नोट्स को पर मेहनत करते हैं ना। एक नोट्स में लगभग 14-15 घंटे बनाने में लगते हैं, तो एक बच्चा जो है 3-4 दिन तक काम करता है, तब जाकर एक नोट्स तैयार होती है। तो उनके लिए हमको निकालना पड़ता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर अगर आप हिंदी साहित्य जो आप पढ़ रहे हैं, काव्यांग विवेचन जनपदी भाषा, अगर इसकी नोट्स आप लेना चाहते हैं तो अकेले की नोट्स आपको 99 के सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑल सब्जेक्ट की मिल जाए, जैसे मेजर के दोनों पार्ट मिल जाए, माइनर मिल जाए, वोकेशनल मिल जाए, ओपन इलेक्टिव मिल जाए, ये सारे फाउंडेशन कोर्स को छोड़ करके, तो वो सारे 249 के सब्सक्रिप्शन अकेला लेने पर आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे फाउंडेशन कोर्स को छोड़ करके। और फाउंडेशन भी लेना चाहें तो 149 का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 4 नोट्स है। अब 4 नोट्स अगर मान लो 99 के हिसाब से रहती तो शायद 400 रुपए तक पहुंच जाती, इसलिए इसको बहुत ज्यादा मिनिमाइज किया गया, मिनिमाइज करके 149 रुपए तक लेकर के आए हैं। 4 नोट्स आपको आसानी से 149 में फाउंडेशन की भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रोसेस सेम है, नंबर दिए गए, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप के माध्यम से आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी और व्हाट्सअप पर ही आपको नोट्स की लिंक मिलेगी। क्लियर है? चलिए दोस्तों, तो अब चलते हैं, और सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है